नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई उसके बाद से ही वहां नेताओं की भगदड़ जैसी स्थिति मच गई है। और ये भगदड़ ऐसी नहीं, लिस्ट जारी होने के बाद अब तक कम से कम 20 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी के खिलाफ बगावत कर गए हैं, या तो पार्टी में टिकट देने में आरोप लगे हैं कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तमाम तरह के आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर। न केवल प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं के ऊपर बल्कि केंद्रीय स्तर के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं। इस्तीफा देने वालों में मंत्री से लेकर विधायक से लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, जिनकी अभी हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से बड़े नेता हैं। लेकिन जिस तरह से ये लिस्ट जारी होने के बाद 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की भारतीय जनता पार्टी ने, 90 सदस्यीय विधानसभा है हरियाणा की, 67 सदस्यों की लिस्ट के बाद वहां एक तरह से पूरी पार्टी में बगावत की स्थिति आ गई है। 20 से ज्यादा बड़े लोगों ने, जो बड़े नेता हैं उनमें मंत्री, विधायक और पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आरोप लग रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को, जो काफी समय से, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं, उनकी अनदेखी कर दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दिया गया है और इसके लिए पार्टी के बड़े नेता जिम्मेदार हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल थे वो पहले ही एनडीए गठबंधन छोड़ चुके हैं, लेकिन अब पार्टी के भीतर जिस तरह से ये भगदड़ मची हुई है वो अपने आप में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। जो पिछले चुनाव की घोषणा से पहले कुछ जो सर्वे आए, जो ये वहाँ पे चुनावी सर्वे, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर बता रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर बता रहे हैं। 3 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधी सीटें गंवा दी। 10 सीटें थी उसके पास लोकसभा में, लेकिन अब वो 5 सीटें हार गई। उसके बाद अब जिस तरह से उसके सहयोगी दलों ने साथ छोड़ा है और सहयोगी दलों के बाद अब जिस तरह से पार्टी के नेता बगावत कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और सर्वे जो आ रहे थे ये एक तरह से उसकी पुष्टि कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के नेता ये सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, तमाम नेता इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि अब पार्टी की वो स्थिति शायद नहीं रहने वाली है जो पिछले 10 साल में दिखाई पड़ रही थी। हालांकि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, उसकी पोजीशन वहां पर डाउन हुई थी, उसके विधायकों की संख्या घटी थी और लोकसभा चुनाव 2024 में और ज़्यादा उसकी स्थिति नीचे जा चुकी है। इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव का सामना कैसे करेगी, उसके सामने बड़ी मुश्किलें हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, उसके दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना है और वहां पर गठबंधन शायद ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है। केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि जो इंडिया गठबंधन में कुछ एक पार्टियों को, वहां समाजवादी पार्टी को भी शायद कुछ एक सीटें देने की बातें हो रही हैं। तो गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का जो समझौता है ये तय हो चुका है, उसकी घोषणा होनी बाकी है। और ये भी एक बड़ी खबर है कि ओलंपियन और जो रेसलर हैं, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस, ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं। पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि चुनाव को 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। चुनाव आयोग ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। लेकिन अमलेंदु जी, ये बड़ा सवाल है कि क्या ये जो 4-5 दिन के लिए तारीखें टल गई और जिस तरह से भगदड़ पार्टी में मची हुई है, तो इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? और अभी कुछ और नेता भी लिस्ट में हैं जो पार्टी से दूर जा रहे हैं या इस्तीफा देने की कतार में है?
देखिए समीर जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचेगी ये शायद भारतीय जनता पार्टी को पहले से एहसास था और उन्होंने चुनाव की तारीख शायद इसीलिए आगे बढ़वाई कि भगदड़ मचे तो उसको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके। लेकिन वो मैनेज होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, लेकिन जो फिलहाल दिख रहा है वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मैनेज नहीं कर सकती और ये भगदड़ अभी और मचेगी। कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, ये हुंकार भी भर रहे हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। तो ये बीजेपी को हराने के लिए अगर बीजेपी के नेता ही काम करेंगे समीर जी, जो भगदड़ मच रही जो भाग रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो पार्टी के अंदर भी रह रहे हैं वो भी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। एक तो जनता का गुस्सा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर हरियाणा में है और उसके बाद अगर नेताओं की बगावत खुले तौर पर इस तरीके से हो रही है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और जो पार्टी नहीं भी छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पार्टी के विरुद्ध काम करेंगे, तो ये समझा जा सकता है कि मोदी शाह की पकड़ अब पार्टी के ऊपर ढीली पड़ती जा रही है और लोगों की समझ में आ रहा है कि मोदी शाह के नाम पे अब कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए इस तरीके की भगदड़ देखने को मिल रही है और हरियाणा में मुझे लगता है कि ये अभी भगदड़ का जो स्कोर है ये और बढ़ने वाला है समीर जी। जी बिल्कुल, ये शुरुआत है और पार्टी के मंत्री से लेकर विधायक और पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, इस तरह के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। एक बड़ी बात यह है अमलेंदु जी की जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनमें जो इस्तीफा देने वाले, हालांकि उसमें कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पहले ही दूसरी पार्टियों से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें रणविजय सिंह चौटाला भी हैं जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी से आए थे इसमें भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं और कई नेताओं को यह देखा गया कि वो रो रहे हैं। उनमें एक विधायक है, शायद उनको का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ और उनका यह कहना था कि जब यहां पर 4 विधायक होते थे तब वो विधायक थी, लेकिन अब उनका टिकट काटकर किसी दूसरे को दे दिया गया जो अभी कुछ महीने पहले आया है। तो ये जो इस तरह के नेता हैं उनमें कौन से महत्वपूर्ण नेता हैं और जिन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये जो एक ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे होता है कि जब उसमें नाव डूबने वाली होती है तो सब भागते हैं, उस तरह की क्या स्थिति ये प्रोजेक्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? देखिए समीर जी की भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और अब तक लगभग 250 नेता जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। इतना बड़ा इस्तीफे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में किसी पार्टी में चुनाव से पहले नहीं देखे गए हैं सभी। लगभग 250 जो हैं वो और उनमें मंत्रियों से लेकर के और विधायक, पूर्व विधायक तक और कई मोर्चों के अध्यक्ष तक वो सब उसमें शामिल हैं। जिन्होंने दिया है इस्तीफा, इस तरीके से कह सकते हैं, उसमें हिसार से दे दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता जो हैं उनको टिकट दे दिया गया था। जो पूर्व मेयर गौतम सरदाना, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, तो वहाँ भी इसका मतलब देखा रहा है और उन्होंने कहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ बात करेंगे। रणजीत चौटाला जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। रणजीत चौटाला मंत्री भी थे और एक दिन पहले तक उनका बयान आया था कि मुझको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। और समीर जी, हम लोगों ने शायद यही इसी कार्यक्रम में टिप्पणी की थी, मैंने की थी कि इस तरह की बात तो चंपाई सोरेन भी कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो चंपाई सोरेन जो कह रहे थे उसी तरीके से रणजीत चौटाला कह रहे थे। तो रणजीत चौटाला भी अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। अब कहाँ जाएंगे ये देखना होगा। वो यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, उनके सबसे बड़े पुत्र हैं और उनका अपने परिवार से पहले से विवाद चलता रहा है। यानी जिस समय देवीलाल जी थे उस समय भी वो कांग्रेस में थे और ओम प्रकाश चौटाला से उनका विवाद रहता था, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बहरहाल लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और उनकी घोषणा कर दी है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा एक लक्ष्मण नापा जो है वो विधायक हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी छोड़ दी है और वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो भगदड़ की स्थिति कुल मिलाकर समीर जी देखी जा रही है। अभी तक जो सूचनाएं हैं उनमें लगभग 250 जो है वो नेता कार्यकर्ता और बड़े नेता, उसमें करीब 20 ऐसे नेता हैं जो कम से कम 20 ऐसे नेता हैं जो पार्टी या तो मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्टी के तमाम प्रदेश स्तर के वो नेता हैं। तो इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब मुश्किल में फंसती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने बड़ा संकट ये है कि जो नेता और कार्यकर्ता
जो करीब 250 के लगभग ये हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। और ये भी आपको बताएं कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इस दौरान भी अभी कुछ इस्तीफों की खबर आ सकती है, उन चीज़ों को भी हम आपको अपडेट करेंगे। इस तरह की जो तेज भगदड़ और भयानक भगदड़, भीषण भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर हरियाणा में, वो उसके लिए परेशानी का सबब बनने वाली है। चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जब चुनाव प्रचार और उसमें जाना चाहिए, उस समय पार्टी को अपने बगावत रोकने की कोशिश करनी पड़ रही है। और सबसे बड़े जो आरोप है पार्टी के नेताओं के ऊपर वो ये है कि भ्रष्टाचार किया गया है टिकट बंटवारे में, दूसरी पार्टियों के नेताओं को टिकट दिया गया है जिनके खिलाफ अभी तक वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, उन्हीं की अब तारीफ करने के लिए कहा जा रहा है। उनको जब टिकट दे दिया गया तो अब उन नेताओं को उन्हीं का प्रचार करना पड़ेगा। उनके सामने यह विकट स्थिति है और जाहिर सी बात है कि इस स्थिति का सामना स्थानीय स्तर पर नेताओं कार्यकर्ताओं को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिसको अभी तक वो विरोध कर रहे थे उसी की अब तारीफ करनी है, उसका प्रचार करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में से कई नेताओं को टिकट दिया गया, कई जो एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट दिया गया और ऐसे भी परिवार उनमें शामिल हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी से आए या तो जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी है वहां से आए। उनमें एक बड़ा नाम जो किरण चौधरी और उनकी बेटी को है, उसको लेकर भी बड़ी आपत्ति है और काफी विरोध हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि उनको आपने पहले राज्यसभा दे दिया और बेटी को अब टिकट दे दिया। तो इस तरह से कई नाम है और जो परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी बात करती है उसकी भी धज्जियां उड़ते हुए वहां दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि परिवारवाद केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नहीं किया गया, जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं उनके साथ भी किया गया है। ये बिल्कुल समीर जी, और भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से जो भगदड़ देखने को मिल रही है उसके पीछे कई कारण। देखिए, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि पहली लिस्ट आई 44 लोगों की और 1 घंटे में वो लिस्ट वापस लेनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि मजबूरियाँ क्या नहीं होंगी, वरना तो चाणक्य महोदय जो कह देते थे वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। तो चाणक्य साहब की चाणक्यगिरी जम्मू कश्मीर से निकली और हरियाणा आते आते तो बिल्कुल एकदम निकल गई। हरियाणा का जो दंगल हो रहा है समीर जी, उस दंगल में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो पटकनी पे पटकनी खाती चली जा रही है और अब उसको अपने ही जो है उसको पटकनी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निपटेगी देखना होगा। यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के नायब सिंह सैनी, वो जिस सीट से जीत करके आए हैं वो स्वयं उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि वो सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी खाली की हुई सीट है, उससे वो जीत कर आए थे और मनोहर लाल खट्टर वहाँ 50,000 से ज़्यादा वोटों से 2 चुनाव जीते और सैनी भी वहाँ से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। तो यानी अगर नायब सिंह सैनी जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो उस सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जिससे कि पहले के 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जीत करके आए और खुद उपचुनाव जीत करके नायब सिंह सैनी आए, तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में क्या स्थिति होने जा रही है ये समझ में आ गया है। तो अब ये वहां मुख्यमंत्री को भी सेफ सीट वहां ढूंढनी पड़ रही है। जी, सेफ सीट ढूंढनी पड़ रही है और सेफ सीट वो उस सीट को नहीं समझ रहे हैं जो कि 2 मुख्यमंत्री एक तरीके से जिस सीट से जीत करके आए, खुद नायब सिंह सैनी उपचुनाव जीत के आया, मनोहर लाल खट्टर 2 चुनाव वहां से जीते, 14 और 19 का। तो यानी कि वो दोनों जगह जो है वो ये उनको समझ में आ गया नायब सिंह सैनी को कि वो नहीं जीत सकते वहां से, तो वो भी सीट जो है वो सेफ अब नहीं समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में स्थिति क्या होने जा रही है। तो इस भगदड़ को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भगदड़ जो भाग रहे हैं उनको ये भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा, ये उनको समझ में आ रहा है। दूसरा ये कि सम्मान नहीं मिला तो उसलिए भी भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने विकट परिस्थितियां इस समय हरियाणा में दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व पर, और अभी ये होता था कि जब केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता था तो उस स्थिति में वो हस्तक्षेप भी करता था, लेकिन अब स्थिति यह है कि केंद्रीय नेतृत्व भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है और नेताओं को भी ये जी हम लोग जो बगल में जो विजुअल चला रहे हैं इसको तो आप देख सकते हैं, ये मंत्री हैं जिन्होंने कल इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी इनको खुद मनाने के लिए पहुंचे और वो नमस्ते करते हुए आगे बढ़ गए, उन्होंने नायब सिंह सैनी से हाथ नहीं मिलाया। ये भारतीय जनता पार्टी में हो गई ये स्थिति। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने वाले मंत्री को मनाने के लिए पहुंचा। ये मंत्री जो है ये वहां के ओबीसी के मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब उनको मनाने के लिए पहुंचता है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिलाते हैं और जो एक होता है हाथ हटा ले रहे हैं। आप देखें हाथ हटा ले रहे हैं और वो आगे को बढ़ जाते हैं। तो यानी कितना अपमान एक तरीके से देखा जाए वहां के मुख्यमंत्री का
इस्तीफा दिए हुए मंत्री ने किया है, इसको आप समझ सकते हैं। तो यानी कि जो मंत्री नाराजगी किस स्तर की है आप ये भी देख सकते हैं। जी ये स्तर की आप समझ लीजिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से तो बाद में लड़ेगी, पहले अपने जो नेता हैं उनसे पहले लड़ ले इस दंगल में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये देखना समीर जी। जी बिल्कुल, और ये यही नाराजगी वो इस विजुअल में हम लोग देख भी रहे हैं। और जो पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं, उनमें इसी तरह की नाराजगी है जो यहां पर दिखाई पड़ रही है। उन लोगों का यही कहना है कि यहां दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को तरजीह दी गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, दशकों से साथ में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं, पार्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पार्टी के लिए जेल जा रहे हैं, उन लोगों को तरजीह नहीं दी गई, उन्हें इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, ये जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं नेता, उन लोगों का कहना है। लेकिन इस स्थिति में कि जब भारतीय जनता चुनाव हरियाणा में नजदीक है, टिकटों की 67 सीटों पर टिकटों की घोषणा हो गई है, कैंडिडेट्स के नाम आ चुके हैं, उस स्थिति में अब जिस तरह से बगावत का सामना करना पड़ रहा है पार्टी को, अपने नेताओं की बगावत का सामना, वो उसके लिए बहुत मुश्किलों भरा होने जा रहा है। अमलेंदु जी, एक और बड़ी खबर यह है कि जो दो रेसलर्स थे, चूंकि हरियाणा में खिलाड़ियों का अपना एक काफ़ी दबदबा है और उनकी एक इज्जत भी है वहाँ का, चूंकि उन्होंने देश दुनिया में नाम सम्मान कमाया है, हरियाणा का नाम किया है। दो बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त भी इस उम्मीद में थे कि शायद पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन हाँ, आप उनका कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, बबीता फोगाट ने तो नमस्ते कर लिया, हालांकि उन्होंने अभी 1 घंटे पहले ट्वीट किया है और वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं समीर जी। वो लिख रही है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, यही है मेरी पार्टी का सभी को संदेश। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ी हूँ। पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता होने के लिहाज से संगठन द्वारा दी गई हर जिम्मेदारियों का आगे भी निर्वहन करूंगी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी और बहन की तरह सदैव अपना असीम प्रेम व आशीर्वाद दिया। मैं आपकी सेवा में आगे भी तत्पर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। अब ये जय हिंद जय भारत जो कर दिया है बबीता फोगाट ने समीर जी, ये समझा जा सकता है कि कुश्ती के मैदान में बबीता फोगाट भले ही जो है चित्र करते रही हूँ अच्छों को, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उनको पटखनी दे दी है। अब बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के दंगल में किस तरीके से पटखनी देती हैं, ये देखना होगा, क्योंकि पिछले 5 साल तो उन्होंने विपक्षियों को पटखनी देने में लगाए पूरे, और ट्रोल आर्मी बनी रही वो सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी। खिलाड़ियों के खिलाफ भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाए कि उनका इस्तेमाल किया और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी बहनों के खिलाफ ही उनको खड़ा कर दिया, और एक गंभीर और संवेदनशील मसले पर भी वो अपनी बहनों के खिलाफ ही खड़ी होती हुई नजर आई, और उनकी बहनों को सोशल मीडिया पे लिखना पड़ा कि बहन ठीक है, तुम पार्टी में हो, पार्टी की बात करो, लेकिन तुम जो है कम से कम ऐसे समय तो कम कुछ नहीं कर सकती, तो खामोश रहो। लेकिन वो जो थी वो अत्याचार में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आई, और आज उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है वो वफादारी का सिला दे दिया है। तो उनको इस तरीके के नगमे जो हैं वो जय संदेश और क्या क्या वो सब लिखने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि दूसरे जो खिलाड़ी है, रेसलर है विनेश फोगाट, जो अभी ओलंपिक में उनको बाहर कर दिया गया था, उसको लेकर ना सिर्फ हरियाणा में पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई और भारतीय ओलंपिक संघ को भी कटघरे में खड़ा किया गया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि उनको पार्टी चुनाव में उतार सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। अभी चूंकि कांग्रेस पार्टी की सूची अभी नहीं आई है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तय होने के बाद, उसका फाइनल होने के बाद ये सूची आएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर इसमें यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है, लाइन लगी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले कितना डिमोरलाइज करेगी ये समझ में आ रहा है। और पार्टी के नेताओं के पास उन बातों का, उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उसका बड़ा कारण यह है कि राज्य स्तर के भी तमाम मामले ऐसे होते हैं जो अभी तक केंद्रीय स्तर पर ही तय होते आए हैं। अमलेंदु जी।
जी जी बिल्कुल, और ऊपर से ही तय होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो खासतौर से समीर जी ऊपर से ही तय होते हैं, और लिस्ट जो आती है वो ऊपर से ही आती है। हम लोग देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से वीडियोस आए कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो इतनी सड़ी गर्मी में, और वो सदरी भी पहने हुए हैं, ऊपर से शॉल भी डाले हुए हैं, और उस मीटिंग में पहुंच रहे हैं, और जेपी नड्डा साहब जो है बाहर खड़े होकर उनको फूल भेंट कर रहे हैं, और फिर जाकर के मीटिंग में तय हो रहा है। वो जम्मू कश्मीर की बैठक थी जिसमें टिकट तय हुए थे, और सुबह वो लिस्ट जारी होती है 44 कैंडिडेट्स की, और 1 घंटे में वापस हो जाती है, और फिर 15 की नई सूची जारी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से होते हैं, और ऊपर के फैसले किस तरीके से नीचे बदले जा रहे हैं, और उनका विरोध हो रहा है, ये अब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मच रही है वो, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो मोदी और शाह को शायद ठहराया जा रहा है, क्योंकि उनका हस्तक्षेप जिस तरीके से राज्यों में बढ़ रहा है, पहले ही बढ़ा हुआ है, तो अब लेकिन उसके खिलाफ आवाजें उठना राज्यों में शुरू हो गई। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं समीर जी। जी बिल्कुल, राज्यों में आवाजें उठ रही हैं, तमाम जगहों पर उठ रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी 303 से सिमटकर 240 पर आ गई, तभी से सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कि इसके लिए वही जिम्मेदार है। वो चाहे सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हो, और चाहे परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली आरोप लग रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव में जिस तरह से बिल्कुल प्रधानमंत्री के चेहरे पर फोकस होकर लड़ा गया था, उसी वजह से पार्टी की हार हुई है। महाराष्ट्र में हार हुई है, उत्तर प्रदेश में हार हुई है, और पश्चिम बंगाल में हुई है, कई और राज्यों में। तो ये बड़ा सवाल है, और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर ही फिर सवाल उठ रहा है जब हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर टिकट की जब घोषणा हुई 67 सीटों पर, उसके बाद से ही पार्टी में नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जाना भी शुरू हो गया है। यानी एक तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी से के नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, और उधर कांग्रेस पार्टी है जहां दूसरे दलों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। अभी दूसरे दल के नेता भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से तमाम सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, वो पार्टी में आस्था जताते हुए शामिल हो रहे हैं। ये चुनाव से पहले की ये स्थितियां काफी कुछ साफ कर देती हैं कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। चुनाव से पहले वहां स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार 2 बार से वहां सरकार चला रही है, एक बार पूर्ण बहुमत की और एक बार अल्पमत की सरकार, उसके जो सहयोगी दल थे वो उससे छिटक कर दूर चले गए। सहयोगी दलों ने भी आरोप लगाया कि उसने उनकी पार्टियों को तोड़ने का काम किया, और अब पार्टी के नेता ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी को न सिर्फ राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर ये नाराजगी है, वहां पर पेंशन स्कीम को लेकर नाराजगी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हरियाणा के लोगों का सीधा वो उससे प्रभावित होते हैं, और उसकी वहां पर उन चीजों को लेकर नाराजगी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि शायद अग्निपथ योजना में भी सरकार कुछ और संशोधन लेकर आने वाली है। तो बहुत सारे मुद्दों पर वो बैकफुट पर जा रही है, लेकिन अब लगता यह है कि शायद ये अब इसको अगर इस ओवरकम करने की कोशिश जो हो रही है, तो अब समय निकल चुका है उसका। जी बिल्कुल, समय निकल चुका है समीर जी। और देखिए, ये जो हम लोग बगल में विजुअल चला रहे हैं, ये राजेंद्र पाल गौतम है जो पूर्व मंत्री हैं, ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये राजेंद्र पाल गौतम के बारे में बता दें, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री थे, और इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के एक बयान जो था वो कुछ दे दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बबूला हो गई थी, और फिर इनका मंत्री पद जो था वो अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा वो छीन लिया गया था। राजेंद्र पाल गौतम ईवीएम के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाते रहे हैं, और जो बीच में चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ जो तमाम आंदोलन हुए, उसमें राजेंद्र पाल गौतम की बड़ी भूमिका थी। तो राजेंद्र पाल गौतम प्रमुख दलित नेता हैं, अम्बेडकरवादी नेता हैं, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इधर समीर जी, जो खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल हरियाणा में किया है और जो करने में जा रही है, वहाँ ये किया है कि जो बीएसपी है उसका तो समझौता करा दिया गया है इनेलो के साथ में, इंडियन नेशनल, और जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जो चंद्रशेखर की पार्टी है उसका समझौता करा दिया गया है जेजेपी के साथ, यानी दुष्यंत चौटाला के साथ। और आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद,
उनको कल वाई श्रेणी की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है, जो दूसरे राज्यों में भी उनको मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गोटियां बिठा रही है। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम का कांग्रेस में शामिल होना ये काफी कुछ संदेश देता है कि राजेंद्र पाल गौतम के जरिए कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे आग बबूला हो गई है और कह रही है कि कांग्रेस जो वो हिंदू विरोधियों का अड्डा बन गई है। लेकिन वो अगर आप बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की बात करना हिंदू विरोध है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो हिंदू विरोधी थे, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है किसको क्या कहती है। लेकिन कांग्रेस जो चल रही है अपनी चालें और भारतीय जनता पार्टी जो चालें चल रही हैं, उसमें समीर जी देखा जा सकता है कि दोनों किस तरीके से शव मात का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बबीता फोगाट का टिकट काट देती है और बबीता फोगाट को सोशल मीडिया पर आकर के रोते हुए जो है वो संदेश देना पड़ता है कि पार्टी से बड़ा दल क्या देश दल से बड़ा देश, इस तरह के संदेश देना पड़ता है। और उधर दूसरी रेसलर जो है जिसके साथ अन्याय हुआ राजनीति के मैदान में भी, ओलंपिक संघ में भी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिसके साथ अन्याय हुआ ओलंपिक खेलों में भी, वो जो है शाम को आज दोपहर में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी और वो फिर अब चुनावी अखाड़े में उतरती नहीं उखड़ती, ये समय बताएगा। क्योंकि जो पवन खेड़ा है उनका कहना है कि जो ये तो स्क्रीनिंग कमेटी है वो तय करेगी, लेकिन समझा ये जाता है कि वो चुनाव लड़ेंगी। तो समीर जी, हरियाणा में भगदड़ जो भारतीय जनता पार्टी में मची है वो सिर्फ भगदड़ ही नहीं है, बल्कि हरियाणा में जो दंगल अब तैयार हो रहा है उस दंगल में भी भारतीय जनता पार्टी अपनों से भी पटखनी खा रही है, दूसरे भी उसे पटखनी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चुनावी दंगल की स्थिति वहां पर हो गई है, राजनीतिक दंगल अब वहां पूरा तैयार है, वह अखाड़ा तैयार है। अब दंगल में कौन किसके खिलाफ उतर रहा है, अब ये देखने वाली बात होगी। 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े तो कर दिए हैं, लेकिन इस दंगल में उनके खिलाफ न केवल विपक्षी पार्टी होगी यानी कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल होंगे, बल्कि उसके अलावा पार्टी के भी लोग शामिल होंगे। और जैसा अभी अमलेंदु जी ये बता रहे थे कि जो गठबंधन वहां पर, चाहे वो बीएसपी का हो रहा हो, चाहे आजाद समाज पार्टी का दूसरों के साथ, और उसके बाद उनको वाई श्रेणी की सुविधा दी जा रही हो, जिससे ये पता चलता है कि ये गठबंधन के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये इच्छा और पार्टी के अपने नेता जब उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, उसके खिलाफ वोट डलवाएंगे, इसका वो कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्या वो उससे जो नुकसान होने वाला होगा वो इन चीज़ों से संभल पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट की घोषणा के बाद से जिस तरह वहाँ एक बगावत की स्थिति बनी हुई है, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं पर, उसका सामना कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो चुनाव में कैसे सामना करेगी और किस तरह से उसका जवाब देगी। ये जो पर्दे के पीछे वाले जवाब हैं, यानी दूसरे पार्टियों के उम्मीदवारों को समर्थन देना, उनका साथ देना अघोषित तरीके से, ये उन चीज़ों को कितना इस कमज़ोर कर पाएगा या उन जो उसको नुकसान होने वाला है उसको कितना बचा पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन चुनाव से पहले ही जो वहाँ की स्थितियां हैं, जिस तरह से सर्वेक्षण आए हैं, वो पहले से ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है और सत्ता में आना उसका नामुमकिन सा है, मुश्किल सा है, जो सर्वेक्षण अभी तक बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दोनों राज्यों में हो रहा है, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में तो नुकसान है ही, वो तो सब साफ दिख रहा है, वहाँ तो नुकसान है ही। वहाँ तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं खड़ा करने के लिए, और जिन दलों के साथ समझौते की बात उसकी वहाँ चल भी रही, क्षेत्रीय दलों के साथ, उनकी भी जमानतें लोकसभा चुनाव में जब्त हो गई थी जिनसे उसने समझौता किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं समीर जी, और हरियाणा में भी उसकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। एक तो समीर जी 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था हरियाणा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, बिल्कुल कम रह गई थी सीटें, तो फिर दुष्यंत चौटाला के साथ उसको समझौता करना पड़ा था। दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़ा था बल्कि उनके पिता जो है अजय चौटाला, उनको वो फरलो भी देनी पड़ी थी, और फिर वो हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में चीज़ें हुई। यानी एक तरफ तो वो बाबा जो राम रहीम कहा जाता है उसको फरलो बार बार मिलती है, और उधर अजय चौटाला को बार बार फरलो मिल रही थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला की समझ में आ गया कि अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते, तो पर्दे के पीछे से अब वो साथ समझे जाते हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि वो पर्दे के पीछे जो कर रहे हैं। चूंकि अभी एक बयान उनका हुआ था, ये आपको टोकेंगे अमलेंदु जी, ये बात पहले भी कही जा रही थी लोकसभा चुनाव से पहले भी,
कि ये उसको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन आखिरकार तो नुकसान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी वहां आधी सीटें अपनी लूज कर गई। जी, लूज कर गई निश्चित तौर पे समीर जी, और आगे भी लूज करेगी। मतलब जो रिफ्लेक्शन हुआ था लोकसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा स्थिति अब यहाँ खराब दिखाई पड़ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तब भी ये था कि कुछ लोगों ने चलो मोदी के नाम पे वोट दे दिए होंगे, लेकिन जिन्होंने मोदी के नाम पर भी लोकसभा में वोट दे दिए होंगे, वो भी अब हरियाणा के चुनाव में मोदी के नाम पर वोट नहीं देने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा बहुत, एक तरीके से कहा जाए, वो सुलगता हुआ सवाल बन गया है समीर जी। और भगदड़ जो वहाँ मच रही है भारतीय जनता पार्टी में, ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं रहा, और मोदी शाह के ऊपर भी भरोसा उनको नहीं रहा समीर जी। बिल्कुल, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया, और वहां चुनाव की घोषणा के बाद से राहुल गांधी 2 बार दौरा कर चुके हैं, वहां पर गठबंधन पुख्ता हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी मुश्किलों में नजर आ रही है। राहुल गांधी के 2 दौरे हो चुके हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, श्रीनगर में भी गए, जम्मू में भी गए। ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद अब इन राज्यों में होने वाले चुनाव का भी सामना करने में मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ रहा है। यही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा की 10 सीटों पर, वहां भी पार्टी में कई जो विरोध के स्वर हैं वो मुखरता से दिखाई पड़ रहे हैं। खासतौर पर वहां अपर्णा यादव जो है, अपर्णा बिष्ट यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी 3-4 साल पहले। उनको अभी तक न कोई पद दिया गया, न उन्हें कोई टिकट दिया गया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्हें महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया। वो समाजवादी पार्टी छोड़कर आई थी, जहां से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी थी। वहां उनका कहना था कि सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया तो अब नाराजगी उनकी खुलकर सामने आने वाली है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव हारने के बाद, सरकार भले भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, लेकिन चुनाव हारी है, 240 सीटें रह गई उसकी। उसके बाद पार्टी के भीतर जो विरोध के स्वर थे वो अब काफी मुखर हो गए। विरोध के स्वर काफ़ी मुखर हो गए समीर जी। और जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है तमाम राज्यों में, वहाँ भी अब टूट की फूट की खबरें आ रही हैं। मतलब ये भगदड़ जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक सब हो रहा है। एनडीए के गठबंधन में भी है। कल ही जो है वो जनता दल यू के जो नए प्रवक्ता बने हैं राजीव रंजन, वो दिल्ली आए, और उन्होंने जब लोगों से, पत्रकारों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि हाँ, एनडीए में जो सहयोगी दल है उनके बीच में कई मुद्दों पर असहमतियां हैं, लेकिन ये टूटन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इधर जो समीर जी कल एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि वो पुराना वीडियो है, कल का वीडियो नहीं है, कि वो नीतीश कुमार राहुल उनसे लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खबर ये है कि वो वीडियो जरूर पुराना है, लेकिन मुलाकात कल हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन ये मुलाकात गुप्त रूप से हुई है। इधर ये खबर जैसे ही मिली कि नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से कोई मुलाकात हुई है, समझा यह जाता है कि जेपी नड्डा जो है वो तुरंत भाग करके पटना पहुंचे हैं, और आज जाकर के उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तो अब नीतीश कुमार से क्या मुलाकात की है, बिहार में क्या होने जा रहा है खेल, चूंकि हम लोगों ने पहले भी एक खबर ब्रेक की थी कि शायद सितंबर का जो अब ये महीना आ रहा है, कल परसों में हो सकता है कोई बड़ी घोषणा नीतीश कुमार वहां कर सकते हैं, शायद विधानसभा भंग करने की, या कुछ हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या सब पलटी मारने की, जो भी कुछ हो सकता है, जो भी उनके मन में चल रहा हो कुछ कर सकते हैं। तो अब बिहार पे भी समीर जी हमको बराबर से नजर रखनी पड़ेगी कि क्या हरियाणा के चुनाव के साथ साथ अब घोषणा जो है बिहार में भी कुछ होने जा रही है, इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। दूसरा एक और बड़ा जो डेवलपमेंट समीर जी अभी आ रहा है, वो आ रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से खबर ये आ रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की देर रात तक बैठक हुई है। अब वो उस बैठक में क्या मसला हुआ है, ये तो चूंकि उनकी व्यक्तिगत बैठक है तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो शायद इस गठबंधन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। समझा ये जा रहा है, जो अब तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, कि एकनाथ शिंदे ये दबाव डाल रहे हैं कि वो लगभग 150 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी कम पे चुनाव लड़े और उससे कम पे भी अजीत पवार चुनाव लड़े, ये दबाव वो डाल रहे हैं। उधर एकनाथ शिंदे का दबाव ये भी है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम कैंडिडेट उनको बनाया जाए। इधर जो एनसीपी है शरद पवार वाली, उसने भी एक नई
नई रणनीति शुरू कर दी है। उसकी रणनीति ये है कि एकनाथ शिंदे पे हमला मत करो, देवेंद्र फडणवीस पे ही हमला करो। ये कल उनकी बैठक हुई है, उसमें खबर ये है कि सुप्रिया सुले हैं उनकी नेता, उन्होंने अपने नेताओं को ये निर्देश दिया है कि एकनाथ शिंदे पे नहीं, केवल देवेंद्र फडणवीस पे हमला करो। तो क्या अब कोई ये भूमिका इस तरीके की तैयार की जा रही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनको एनडीए से अलग किया जाए और उनको इंडिया गठबंधन में लाया जाए, या आगे समय पड़ने पर अगर वो होते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी उनको लिया जा सकता है। तो बहुत कुछ जो है वो चल रहा है महाराष्ट्र में भी। तो समीर जी, ये जो भगदड़ हरियाणा से हमको दिख रही है, ये सिर्फ हरियाणा तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में भी भगदड़ हमको आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र में तो ये भगदड़ की स्थिति पहले से ही दिखाई पड़ रही है, और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच में रिश्ते किस तरह से बदल रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो साफ साफ कई बार दिखाई पड़ चुका है। अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अजीत पवार को शामिल करने का या अजीत पवार को सरकार में शामिल करने को हार की वजह बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, या फिर उसके ऊपर दबाव बनाने में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ें। और एकनाथ शिंदे ये चाह रहे हैं कि उन्हें ही पार्टी का फेस बनाकर, मुख्यमंत्री का फेस बनाकर एनडीए चुनाव लड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं में इसी तरह की बगावत साफ तौर पर देखने को मिलेगी जो हरियाणा में देखने को मिल रही है। और ये माना भी जा रहा है अमलेंदु जी कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने थे, घोषणा होनी थी, लेकिन शायद इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ चुनाव आयोग को ये संकेत नहीं दिया गया कि महाराष्ट्र में भी चुनाव करा लीजिए। एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है। जी जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र, देखिए समीर जी, अगर हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के साथ साथ चुनाव हो जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए वो मुश्किलें टालने के लिए ये अलग अलग चुनाव कराए जाने। पहले हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे, हरियाणा में हार हो जाएगी तो उसको किसी के मत्थे मरा जाएगा, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो उसकी हार किसी और के मत्थे मरी जाएगी। तो रणनीति ये है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हार की जिम्मेदारी इन राज्य विधानसभाओं की नहीं आने पाए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले। जबकि राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार पर भी हैं, राजनीतिक आंदोलनों में भी हैं और सामाजिक आंदोलनों में भी हैं। लगातार अपनी सक्रियता राहुल गांधी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जो राजनीतिक परिदृश्य है उससे एकदम गायब है, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, और देश में भी होते हैं तो देश के जो राजनीतिक मसले हैं उन पर प्रधानमंत्री बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संकटग्रस्त इस समय नजर आ रही है, और उसमें जो भयंकर तरीके से भगदड़ मची हुई है समीर जी, ये आने वाले समय में भगदड़ और ज़्यादा हमको देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, और ये जो आप बात कह रहे हैं सही बात है कि जो आत्मविश्वास होता है चुनाव से पहले का, वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बुझा हुआ दिख रहा है। और पार्टी के नेताओं में जिस तरह से भगदड़ मच गई है, पार्टी छोड़ने की कवायद हो रही है, पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जाने का रास्ता देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों से ये आत्मविश्वास और भी ज़्यादा नीचे गिरा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास से लबरेज है। पार्टी वहाँ पर गठबंधन भी कर रही है, गठबंधन भी सुचारू रूप से हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ उसका सीटों का समझौता पूरा हो चुका है, केवल घोषणा होनी बाकी है। और जो दोनों के बीच में चल रही थी कि इतनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और एक आध सीटें समाजवादी पार्टी और कुछ और पार्टियों को दी जाएगी, उस पर शायद समझौता हो चुका है, उसकी घोषणा होनी है, और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की लिस्ट भी आएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ मनमुटाव की या पार्टी के भीतर नेताओं के बीच आपसी खटपट की खबरें सुनाई पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन सारी चीज़ों को सुलझा लिया गया है, और एक बड़ा गुट जो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं, मंत्री भी रही हैं, किरण चौधरी, उनकी वजह से भी था। किरण चौधरी अब खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं। समीर जी, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको नुकसान होने जा रहा है। और हम लोगों ने अभी जो बताया, जो चर्चा की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति में चल रही है, कि मायावती जी की पार्टी का समझौता करा दिया गया है इनेलो के साथ में, और आज़ाद समाज पार्टी का जेजेपी के साथ में करा दिया गया है। अब मायावती जी खुलकर बीजेपी के समर्थन में एक तरीके से आ गई हैं, और किस मसले पर आई हैं वो आपको बता दें। वो आई हैं जो शिवाजी की प्रतिमा गिरी वहाँ महाराष्ट्र में, उस पर कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला बोला, तो अब प्रधानमंत्री के बचाव में
सीधे सीधे मायावती जी उतर आई हैं। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री का या राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो है, लगभग 2-3 घंटे पहले उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं सिलसिलेवार, और वो ट्वीट क्या है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ समीर जी। एक तो लिखनी है कि किसी भी समुदाय व धर्म से जुड़े राजा महाराजाओं, संतों, गुरुओं व महापुरुषों के किसी भी मामले में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। यानी वो कहनी है कि इसकी आड़ में राजनीति हो रही है। अगर महाराष्ट्र में कोई प्रतिमा गिरी है, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो, या प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं तो वो मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। उनका कहना मतलब यही है। फिर उसके आगे वो लिखती हैं कि इनकी मूर्तियों को लगाने व नाम रखने आदि का भी इस्तेमाल सकारात्मक नजरिए से होना चाहिए, ना कि इनकी आड़ में किसी भी प्रकार का द्वेषपूर्ण व राजनीतिक स्वार्थ छिपा होना चाहिए, जो अब देखने के लिए मिल रहा है अति दुर्भाग्यपूर्ण। ये मायावती जी का कहना है। आगे वो लिखती हैं मायावती जी कि महाराष्ट्र की तरह अन्य किसी भी राज्य में खुद मूर्ति गिरने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में कोई राजनीति होनी चाहिए, यही बेहतर होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये तीसरा जो उनका ट्वीट है ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसके बचाव में है, इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो क्या हरियाणा की जनता इस बात को नहीं समझ रही होगी कि बहन जी वहाँ जिसके साथ समझौता करके लड़ने जा रही हैं वो किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ गठबंधन हो रहा है समीर जी। तो इसीलिए जो राजेंद्र पाल गौतम आज शामिल हुए कांग्रेस में, उसका महत्व पड़ जाता है। चूँकि राजेंद्र पाल गौतम ने जो कहा है अभी शामिल होने के बाद, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना, मतलब कास्ट सेंसस और सामाजिक न्याय, ये मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर हम आए। अगर राजेंद्र पाल गौतम की हुई का वो बयान हो, अगर वो बाइट हो, तो हम चाहेंगे कि हम लोग उसको अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और इस बीच में कांग्रेस पार्टी में तमाम जो शामिल होने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का जो स्टैंड तमाम मुद्दों पर रहा है, जो रुख रहा है, और वो कायम रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों का एक तरह से उनके साथ उनकी तकलीफ़ों को जानने की कोशिश की है, बांटने की कोशिश की है, उससे उसने बहुत लोगों को प्रभावित किया है। और दूसरे ये भी बात है कि पिछले 10 साल में चाहे केंद्र में सरकार रही हो, चाहे तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार रही हो, उसे लेकर लोगों में नाराज़गी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और लोकसभा चुनाव के बाद तो इसमें और तेज़ी आई है। उसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में दिख रहा हो, चाहे वो हरियाणा में दिख रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में दिख रहा हो, बिहार में दिख रहा हो, उत्तर प्रदेश में दिख रहा हो, या किसी भी राज्य में। यही नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को उसी पैटर्न पर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हमने पश्चिम बंगाल में देखा या दूसरी जगहों पर, उन चीज़ों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में नाराज़गी है। इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति के लिए यही सारे मुद्दे हैं, देश हित से जुड़े, आम लोगों से जुड़े मुद्दे उसके पास नहीं हैं, जिन पर कांग्रेस पार्टी उसको लगातार घेरती रहती है। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद वो अल्पमत की सरकार चला रही है, तो वो तमाम ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के एजेंडे की ओर लौट रही है, या कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो चीज़ें कही थी उनको लागू कर रही है। अपने आप ये दिखा रहा है कि उस घोषणा पत्र में जो चीज़ें थी उसको अब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर रही है कि उनके प्रति लोगों का भरोसा कितना ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं अमलेंदु जी की भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास की कमी, ये शीर्ष स्तर से लेकर और नीचे कार्यकर्ता स्तर तक देखी जा रही है। बिल्कुल समीर जी, बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है, और कमी नहीं है बल्कि उनका आत्मविश्वास बुरी तरीके से डगमगाया हुआ है, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, उनके जो चाणक्य अमित शाह, उनका भी आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई नारा नहीं दिया जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिया था, आपकी बार 400 पार, तो ना तो कश्मीर में आपकी बार सीटों का टारगेट नहीं तय किया। पिछले बार हरियाणा में उन्होंने 65 पार नारा दिया था पिछली बार। इस बार कोई नारा नहीं है, कितने पार नहीं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर चुकी है वो पार होने वाली नहीं है। फिर बाद में हंसी ही होगी, मजाक ही होगा, बाद में मजाक उड़ाएंगे, तो उसके लिए फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अभी से उसके लिए पीछे कदम भारतीय जनता पार्टी ने हटाना शुरू कर दिए। इसको इस तरीके से समीर जी दिखाया जा सकता है। तो आत्मविश्वास निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का डगमगाया हुआ है। जी बिल्कुल। और ये बड़ी इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी हो रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में या किसी दूसरे राज्य में टारगेट क्यों नहीं दे रही है, जबकि इससे पहले वो तमाम चुनाव में टारगेट फिक्स कर दिया करती थी कि इस बार, अब की बार इतनी सीटें। यद्यपि
कई जगहों पर वो नहीं आई, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे पिछली बार हरियाणा में हो, चाहे ताज़ा तरीन लोकसभा चुनाव में हो कि 400 पार। और 400 पार का नारा तो अमलेंदु जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर दिया था ये नारा। संसद के भीतर दिया था समीर जी, और जो उनके सहयोगी है महाराष्ट्र में अजीत पवार, उनका कल ही बयान आया है। और कल वो कह रहे हैं कि साहब जो 400 पार का जो नारा था उसने उसने गठबंधन को नुकसान, मतलब एनडीए को नुकसान पहुंचाया। यानी वो सीधी सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल रहे हैं कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार। अजीत पवार ही नहीं, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि अति आत्मविश्वास का हम शिकार हुए जिसकी वजह से हारे हैं। उन्होंने तो फिर भी उन्होंने थोड़ा बचाव रखा कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। यहाँ तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को लेकर के कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा जो है उसने नुकसान पहुंचाया। और यही बात एकनाथ शिंदे जो थे उनका, वो भी कह चुके काफी समय पहले। छगन भुजबल जो एनसीपी के नेता है वो कह चुके इस बात को। और उन्होंने तो सवाल किया कि महाराष्ट्र में, अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में हार गए अजीत पवार की वजह से, तो उनका कि अगर यहाँ चलो हमारी वजह से हार गए, उत्तर प्रदेश में किसकी वजह से हार गए? जी हाँ, वहाँ आप कौन से अजीत पवार, वहाँ कौन से अजीत पवार थे? तो ये उन्होंने सवाल उठाया। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में सवाल उठ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ये सवाल उठ रहे हैं समीर जी कि अब ये मामला खराब हो चुका है। जी, तो अभी राजेंद्र पाल गौतम जो यहाँ दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उसके बाद उनको पार्टी छोड़ दिए थे, कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं, वो कुछ कह रहे हैं, हम लोग उसको सुनेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, 5 अक्टूबर को वहाँ मतदान है। बीजेपी ने अपनी जब 67 कैंडिडेट्स की सूची जारी की, उसके बाद से ही पार्टी में भगदड़ मची हुई है। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। अभी नेता कई दूसरी पार्टियों में गए नहीं है, लेकिन पार्टी छोड़ने का और जो कारण बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, वो टिकट वितरण में धांधली, दूसरे दलों के नेताओं को तरजीह देना, तवज्जो देना और अपनी ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना, ये आरोप लग रहे हैं। और टिकट वितरण में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि रेसलर जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इधर भारतीय जनता पार्टी में जहां एक और भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों की लाइन लगी हुई है। अब इसको चुनाव से पहले इसको किस तरह से देखा जाए? समीर जी, निश्चित तौर पर इसको चुनाव से पहले जो हवा बनती है उसको आप हवा के तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस की हवा बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है। जी, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, इस्तीफे हो रहे हैं, और कांग्रेस में दरवाजे खुल रहे हैं, तो लोग धड़धड़ाकर अंदर घुस रहे हैं, तमाम दलों से आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि एज किसको है वहाँ, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि आगे अब जो है वो कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। और जो कई सर्वे आए हैं उनमें भी साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस को वहाँ अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये समझा जा सकता है, और इसीलिए कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी मुख्यमंत्री के कई दावेदार पैदा भी होते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई दावेदार मुख्यमंत्री पद का नहीं आ रहा है, और जो नायब सिंह सैनी है उनको भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पे अभी पेश नहीं कर रही है, जबकि वो ऐसा करती रही है। तो अब वो नहीं कर रही है, तो साफ तौर पे समझा जा सकता है, और वो खुद भी अपनी सीट बदल रहे हैं नायब सिंह सैनी। इधर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का इसमें प्रवेश होता जा रहा है, दूसरे दल छोड़ करके आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और कांग्रेस की हवा शायद हरियाणा में बन रही है। जी बिल्कुल, और एक बार सुनेंगे कि केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम के शामिल होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बार सुनते हैं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को। Sir, will there be a discussion on? No. Every Parliament Public Accounts Committee will take a call. Committee will take a call. Sir, authorities, regulatory authorities. That agenda is there in that you can see bulletin. When is the meeting? Parliament bulletin. That agenda is there. That. तो ये केसी वेणुगोपाल, और ये बड़ी खबर है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। 20 बड़े नेताओं ने, यानी जिसमें मंत्री, विधायक, पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं, और 250 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कई और नेता अभी पार्टी छोड़ने की कतार में है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। उधर कांग्रेस पार्टी में विनेश फोगाट
रेसलर और बजरंग पुनिया, ये दोनों रेसलर जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये आज शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में कई और नेता भी शामिल हुए। आज राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है हरियाणा का। हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल अनुकूल नहीं कही जाती हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कल एक टीवी बहस में कहा समीर जी कि भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता दरी बिछाएगा, कांग्रेस से गया हुआ नेता और मीडिया से गया हुआ व्यक्ति सीएम बनेगा, राज्यसभा बनेगा, एमपी बनेगा, प्रवक्ता बनेगा भाजपा में जाकर। ये कल उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा था सुरेंद्र राजपूत ने। और समीर जी, ये सुरेंद्र राजपूत का जो कटाक्ष है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखी जा रही है। वो जो एक किरण चौधरी गई, उनको राज्यसभा मिल गई हरियाणा में, उनकी बेटी श्रुति टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में। हाँ, कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिला। और श्रुति चौधरी उनकी बेटी जो है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता का टिकट काट के टिकट दे दिया। वो उस नेता का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अब वहां इस्तीफों की झड़ी लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी में गया बाहर से आया हुआ नेता, वो अपने साथ क्या लेकर आया होगा। और आपका कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा नहीं तो किस तरीके से श्रुति चौधरी चुनाव जीतेंगी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी में अगर दूसरी पार्टी से कोई नेता जा रहा है तो उसकी तो मौज ही मौज है। और जो दरी बिछा रहा है बरसों से, उसको आप जो है सड़क पर फेंक देंगे। जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसके जाने से हमारे यहाँ गुटबाजी खत्म हो गई, हमारे यहाँ गुटबाजी खत्म हो गई और फालतू का एक हाँ फालतू का हमारे यहाँ एक जो था वो धड़ा खत्म हो गया। और जिसका कोई यहाँ काम नहीं था वो खत्म हो गया। तो वो आप क्या पहुंच गया, आप उसको संभालिए जा करके। और वहां तो कांग्रेस में साफ कहा जा रहा है कि ऐसे और है, उनको भी ले जाओ, अगर कुछ बच गए यहाँ तो जितनों को ले जाओ, तो अपने यहाँ जाके पढ़ाओ तुम शोभा जिस तरीके से तुमको पढ़ानी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर समीर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये भयंकर भगदड़ जो मची हुई है ये आने वाले समय में बढ़ेगी, कम नहीं होनी है। चूंकि जो दूसरे दलों से पहुंचे हुए नेता हैं वो भी वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर को परेशान कर रहे हैं। दूसरा जो मूल कैडर है उसको समझ में आ रहा है कि पार्टी की नैया डगमगाई हुई है और हरियाणा के दंगल में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिलती जा रही है। और इसके अलावा जो तमाम दूसरी पार्टियों से गए नेता हैं, और ये भगदड़ अब अभी चूंकि आपके भगदड़ जो मची हुई है अभी केवल ये हरियाणा तक सीमित रहने वाली नहीं है। चुनाव जहां भी होंगे, अभी महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन भगदड़ की स्थिति वहां भी बनी हुई है। घोषणा होते ही, टिकटों की चर्चा होते ही, टिकट वितरण जैसे ही शुरू होगा, वहां भी ये भगदड़ आपको दिखाई पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में दिख चुकी है। अमलेंदु जी, किस तरह से वहां के नेताओं ने जब पहली लिस्ट आई थी, वहां पार्टी के जो बड़े नेता थे उनके घरों पर उन्होंने जाकर विरोध किया और नारेबाजी की। अंत में वो लिस्ट 1 घंटे 2 घंटे के भीतर वापस लेनी पड़ी। ये सारी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह से उथल पुथल मची है। और पार्टी के नेता, अब वो नेता नहीं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो तो अपना रास्ता तलाश ही रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में दशकों से, लंबे समय से बने हुए हैं, शुरू से बने हुए हैं, वो भी पार्टी पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं। ये स्थितियां तब होती हैं जब किसी पार्टी का एक जो सितारा होता है बुलंदी की ओर जाने के बाद जब उसका ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आता है। जी बिल्कुल, बहुत तेजी नीचे आता है। और हम समीर जी सुनवाएंगे जो वहाँ हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शायद केवल ढींगला उनका नाम है, वो विनेश फोगाट को लेकर के कुछ कह रहे हैं कि वो किस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। अभी थोड़ी देर में उनका वक्तव्य आ गया है। अगर हमारी टीम उसको सुनवा सकती है तो हम सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ढींगला जी, देखिए, जो आज चर्चा का विषय है कि आज वो 1:30 बजे जो है खड़गे जी के निवास पर शामिल होने की बात चल रही है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस तरीके से 10 साल की सरकार खट्टर साहब की रही हरियाणा के अंदर, और उन्होंने जिस तरीके से जो है बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहे ये लोग, और सेंटर में भी जो मोदी जी हैं ये बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहे और खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े थे। और जिस तरीके से जंतर मंतर के ऊपर खिलाड़ियों की प्रताड़ना का शिकार इन लोगों ने किया, और किस तरह से पुलिस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बेइज्जती करने का काम जंतर मंतर पे किया गया और उनको घसीटा गया। इस तरीके से सभी खिलाड़ियों में एक मैसेज है, अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश के खिलाड़ी हैं और वो आज इसलिए भी ज्वाइन कर रहे हैं कि इनके साथ भी बहुत प्रताड़ना का शिकार हुए थे ये। और आज जो है
सभी लोग, क्योंकि हुड्डा साहब के 10 साल के समय में 750 जो लोग थे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, क्योंकि कितने ही हमने स्टेडियम बनाए, कितने काम किए थे उस समय, तो 750 जो खिलाड़ी थे उनको कोई किसी बड़े बड़े पदों पे लगाने का काम हुड्डा साहब ने किया था, चाहे वो डीएसपी के पद थे, चाहे इंस्पेक्टर के थे, चाहे और अलग अलग पोस्टें थी जी। वो इसीलिए वो आज जो है शामिल होंगे, और इसके साथ साथ उनको जो विनेबिलिटी के हिसाब से जो उनकी मांग है उसी के हिसाब से उनको जो जहां से अगर लड़वाने का काम भी होगा तो ये पार्टी हाईकमान जो है उस पर विचार। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को जो ये कुश्ती खिलाड़ी थे, इन्होंने रेसलर जो ये कुश्ती संघ है उसके खिलाफ जिस तरह से, और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सम्मान की लड़ाई लड़ी थी अमलेंदु जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है कि हरियाणा में बनने वाला है। और यही नहीं, उस मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कुछ खिलाड़ियों ने, जिसको कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने उन खिलाड़ियों को भी टिकट नहीं दिया, जबकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे। बबीता फोगाट भले ही ट्वीट करके कह रही हो कि उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो पार्टी के लिए काम करती रहेंगी, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी, लेकिन उसने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब ये मुद्दा जो रेसलर्स के साथ जो हुआ, और अभी ताज़ा तरीन जो ओलंपिक में हुआ, पेरिस ओलंपिक में, उसमें विनेश फोगाट को जिस तरह से ओलंपिक से बाहर किया गया, वो फाइनल खेलने वाली थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि स्वर्ण पदक लाएंगी, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। ये सारे मुद्दे हरियाणा में लग रहा है कि बहुत प्रोमिनेंट मुद्दे होंगे, जिस पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल समीर जी, ब्रजभूषण सिंह बड़ा मुद्दा होंगे हरियाणा में, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में। यहाँ तक कि जो मनोहर लाल खट्टर है उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि उनका शख्स सही था, कि इसके पीछे कांग्रेस है और हुड्डा है। इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने शुरू हो गए। यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी रही, ये साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रहा है। और ओलंपिक में जो नाइंसाफ़ी हुई विनेश फोगाट के साथ, इसके लिए भी जो आरोप लग रहे थे विपक्ष की तरफ से कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिशें हैं या ओलंपिक संघ की साजिशें हैं, उसको भी एक तरीके से सही साबित करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अगर ब्रजभूषण सिंह के साथ में खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और कांग्रेस इसको लगातार मुद्दा बना रही है। जो वहाँ के प्रवक्ता थे कांग्रेस के, केवल धिंगड़ा, हमने उनका बयान सुनवाया ही है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी इस तरीके की बातें कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वगुरु बनते हैं, लेकिन वो इन महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। और ये मसला समीर जी बड़ा बनने वाला है। सिर्फ ये मसला नहीं, जैसे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि किस तरीके से खिलाड़ियों के लिए वहाँ हुड्डा की सरकार ने काम किया था, तो खिलाड़ी यानी जवान, किसान, ये दोनों मसले जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में मुसीबत बनने वाले हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, और वो बात यही है कि जिस तरह से वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उस पर राज्य सरकार घिरी हुई है, उसके खिलाफ एक वहाँ माहौल है, केंद्र सरकार की नीतियों और उसकी कार्यशैली के खिलाफ माहौल है, जो उसने योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो अग्निपथ योजना हो और योजनाएं हो, उन सारी चीज़ों को लेकर जो नाराज़गी है, वो सब चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी ही कर रही थी। अब टिकट वितरण के बाद, सूची जारी होने के बाद जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, वो भी पार्टी को परेशान करने वाली है और पार्टी के लिए चुनाव जीतने का रास्ता बहुत मुश्किल बनाने वाली है। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और इधर राजेंद्र पाल गौतम, तमाम नेताओं के शामिल होने की एक शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं पर, केंद्रीय नेताओं पर, राज्य स्तर के नेताओं पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये सारी चीजें पार्टी के मनोबल को तोड़ने वाली हैं। मनोबल इसी से नहीं टूट रहा है, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट देखी गई है जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जब राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर पूरी पार्टी को जिताने का दारोमदार होगा, जब वो अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन परिस्थितियों में कि पार्टी के नेता भी पार्टी के खिलाफ हैं,
पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीतने के लिए अपने मनोबल को कितना बढ़ा पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है समीर जी। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है दिल्ली की एनसीटी से कि कृपया ये बताइए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से फाइलों पर हस्ताक्षर ना करने के लिए कोई प्रतिबंधात्मक आदेश है। यानी कि अभी तक जो उनको दस्तखत नहीं करने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया है कि उनको आदेश नहीं अगर है तो कृपया बताया जाए कि क्या इस तरीके का कोई आदेश है कि उनको क्यों रोका जा रहा है। इसका मतलब यही हो सकता है समीर जी। अब जब विस्तृत खबर आएगी तो उस पर हम लोग बाद में इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा चुनावी मुद्दा भी बनेगा लोकसभा चुनाव में भी। अभी कल ही जो जमानत पर अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से वहां जो सीबीआई का पक्ष रख रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन पर जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं, उससे पहले मनीष सिसोदिया को जब जमानत दी गई तब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ये जांच एजेंसियां भी किस तरह से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी उन चीजों को समझ रहा है, उनको अलर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हिंट दे रहा है, अलर्ट कर रहा है और ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी समीर जी। फिलहाल इस पर अभी ये ब्रेकिंग खबर आई थी हमारे पास, तो हमने बता दिया है। इस पर जब आएगी विस्तार से बाद में इस पर चर्चा की जाएगी, जब पूरा आदेश आ जाएगा तो इसको अभी तक। जी बिल्कुल, और ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जो 67 कैंडिडेट्स की सूची जारी की गई थी, उसके बाद से वहां लगातार भगदड़ मची हुई है। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से आए लोगों को, बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई। पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए अब वो भी उन कैंडिडेट्स को नजरअंदाज करेंगे और चुनाव में हराने की कोशिश करेंगे जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, लोगों की, यहां के लोगों की, अपने लोगों की अनदेखी करके। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है। इस्तीफा देने वालों में मंत्री, विधायक, पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, राज्य स्तर के और कई लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 250 से ज्यादा लोगों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, कई और लोग इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर यह भी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, दोनों जो कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो आज भारत कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी शायद उनको चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। हालांकि यह पता तभी चलेगा जब कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी और कुछ और पार्टियों के साथ उसके गठबंधन की जो घोषणा होनी बाकी है, ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन फाइनल हो चुका है, अब घोषणा ही केवल करनी रह गई है। तो आप पल पल की खबरों के लिए डीबी लाइव को आप देखते रहिए। इसके अलावा हमारे तमाम और कार्यक्रम हैं, लाइव कार्यक्रम हैं, उनको आप देखते रहिए। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।